मुझे टोटल पत्रकारिता में 18 साल का अनुभव है। उसमें से 15 साल का अनुभव ज़्यादा कश्मीर में निकला है। कश्मीर की 22 ज़िलों में हर साल लगभग 30 से 32 दिन मैं गुजारता हूँ और ये सिलसिला पिछले 15 सालों से चल रहा है। और ये सब बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सच में कश्मीर क्या है वो मैं मेरी नज़रों से थोड़ा आपके सामने रखूँगा। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 370 और 35A के बाद कश्मीर कैसा है ये मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारी भ्रांतियाँ जो इस देश में कश्मीर को लेकर हैं उसके ऊपर से भी मैं थोड़ा सा पर्दा हटाने की कोशिश करूँगा। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी हम कह सकते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस पूरे रीजन को देखने के लिए पूरे भारत में 130 करोड़ लोग हैं। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में जानने के लिए आपके पास में सिर्फ एक ही सुविधा है और वो है टीवी चैनल्स। अब क्योंकि मैं मीडिया में हूँ और मैं मीडिया की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एक विशेष लगाव है, इसलिए मैं आलोचना पब्लिक फ्रंट पे करता हूँ। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरें आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं और वहीं से आपका परसेप्शन बिल्ट होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक मैम ने यहाँ पे सवाल पूछा कि क्या वहाँ के लोग काम करते हैं या वो लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो लोग भारत के हैं ही नहीं। लेकिन सच में आपको बताऊं तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पिछले 15 सालों से जाने के बाद और अब ज़्यादा समय मैं पिछली ही विजिट में जो जनवरी में मैंने करी थी, कश्मीर में 3 मौसम है। एक बर्फ़ वाला मौसम है, एक फुल ग्रीनरी वाला मौसम है और एक बर्फ़ और ग्रीनरी के बीच का ड्राई मौसम है। ये तीनों मौसम में जो हम पहले से बचपन से प्राइमरी स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, कश्मीर जन्नत है जन्नत है, वो सच में जन्नत है। लेकिन उस जन्नत में टीवी पे जो जन्नत कभी नहीं दिखाई गई। टीवी पे क्या दिखाया गया? पत्थर फेंके जा रहे हैं। टीवी पे दिखाया गया काले झंडे आ रहे हैं। टीवी पे सिर्फ ये दिखाया गया कि हमारे सेना के जवान बंदूक लेके कर रहे हैं, गोलियों की आवाज़ आ रही है। टीवी पे दिखाया गया कि सेपरेटिस्ट किस तरीके से वहाँ पे आंदोलन चला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर क्या है, बुरहान वानी क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सच में कश्मीरी क्या है और कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। तो जनवरी महीने में मैंने अपना सबसे बड़ा लंबा प्रवास किया, 45 दिन का, और भयंकर ठंडी थी और -15 डिग्री 20 डिग्री तक का तो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। और लगभग जम्मू की सारी डिस्ट्रिक्ट्स, कश्मीर की सारी डिस्ट्रिक्ट और आगे लेह लद्दाख नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे पूरा बर्फ़ से रोड सारे क्लोजर हो चुके हैं। और क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट प्रवास था तो आर्मी से विशेष मदद मांगी गई कि आप लोग मुझे ये प्रवास करने में सहायता करो। और मुझे कुछ खास रिसर्च के लिए भी जाना है और कश्मीर की ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट बतानी है कि 370 के बाद में कश्मीर कैसा दिखता है और वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं। उन्होंने परमिशन दी और उनके साथ एक लंबा प्रवास किया। उस प्रवास में मैं आपको कुछ खास चीज़ें आपके जहन से निकालने की कोशिश करूँगा। जनवरी में देख के मुझे ये कह सकते हैं कि अपन कहते हैं ना, गर्व से सीना चौड़ा हो गया। वो तो हो ही रहा है, लेकिन हर जगह पे हर रोज़ बहुत ही एक अलग सी फीलिंग अंदर से आई जो 15 साल पहले से आ रही थी, वो नहीं आ रही थी। कई गांवों में गया जो एकदम एलसी पे हैं। मेरा ट्रैवल गुलमर्ग या सोनमर्ग या श्रीनगर में नहीं होता। मैं कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बांदीपुरा, ट्रैकबल के आगे नीरू, गुरेज, ऐसे इस तरीके के ट्रैवल्स होते हैं जो बहुत ही आम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल भरे होते हैं और जहाँ पे जाने की परमिशंस भी नहीं होती। तो हमारी जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल हम बोलते हैं, उसके पास के कुछ विलेजेस में वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि अब कैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ये 370 गया, 35 वो क्या था, वो क्या था। मैंने कहा आप कौन से देश में रहते हैं? हम भारत में रहते हैं। और वो उनका लहजा भी है, आप कौन? हम भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।
ऐसा वो बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो आपकी मदद में कौन आती है? हमारी तो आर्मी है। वो बोलते हैं हमारी तो आर्मी है। और हम क्या देखते हैं टीवी में कि आर्मी यहाँ पे खड़े है बंदूक लेके और वो बच्चा वहाँ से घबरा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी वहाँ पे दो काम कर रही है। एक काम वो कर रही है किस तरीके से नए कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट हो, किस तरीके से एजुकेशन इनिशिएटिव आगे बढ़े, किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट हो, किस तरीके से लोकल बिजनेस आगे बढ़े, ये तमाम चीज़ें आर्मी वहाँ पे कर रही है। और दूसरा आर्मी का जो रियल काम है वो भी वो कर रही है कि जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनका सफाया करना है। जो पाकिस्तान प्रेरित लोग आते हैं तो ऑपरेशन ऑल आउट भी चलता है। तो दोनों तरीके से काम करते हैं। जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन्हें समझाया जाता है, जो टेररिस्ट बन गए हैं उन्हें सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। अगर वो सरेंडर नहीं होते हैं तो फिर उनका खात्मा किया जाता है। ये एक पद्धति है और वो एक प्रोटोकॉल के तरीके से काम वहाँ पे किया जा रहा है और बहुत अच्छे से किया जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड आर्मी ने नहीं देखी है। जम्मू कश्मीर में आर्मी स्कूल्स, मैंने टोटल 18 आर्मी स्कूल विजिट किए। उसमें से एक आर्मी स्कूल की बात बताता हूँ, हमीरपुर में है और वो है पोथा। यहाँ पे एक कमांडर हुआ करते थे 1994 में, कुंवर विजय सिंह ललोत्रा। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से सामने वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उनकी पत्नी थी, वो कह रही थी कि यहाँ के बच्चों को अगर हमने पढ़ाया नहीं, एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाला गांव है, अगर यहाँ हमने नहीं पढ़ाया तो आने वाले दिनों में ये सारे लोग इनका ब्रेन वॉश करेंगे और ये सबके हाथ में AK-47 होगी। अगर आज कलम देंगे तो कल इधर से इंजीनियर डॉक्टर कोई ना कोई निकलेगा। एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का स्वप्न था। आर्मी ऑफिसर ने कहा कि चलो करते हैं। तो वहां पे टेंट में स्कूल लगाई 1994 में। जैसे स्कूल लगाई वहां से एक गोला आया, पाकिस्तान उड़ा दिया। अब इनको लगा कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट है और जीत ये है कि यहीं स्कूल बनानी है, क्योंकि गांव का पेरिफेरल चारों तरफ पे बहुत बड़ी बड़ी घाटियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेंस जंगल घाटियां, और बर्फ जब पड़ती है तब तो सारा बंदी हो जाता है, ऐसा कहेंगे तो चलेगा। अब वहां पे स्कूल बनानी है, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ठान ली तो बना दी वहां पे स्कूल। और आज वो रिटायर्ड हो गए। वो मेजर जनरल कुंवर विजय सिंह ललोत्रा के नाम से जाने जाते हैं। और वहां पे इतनी बड़ी स्कूल उन्होंने बनाई, और नीचे जितनी बड़ी स्कूल है उतनी बड़ी स्कूल अंडरग्राउंड बंकर में भी बनाई। क्या आप फेंको गोला, वहां से गोला फेंकता है, नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अभी मैं जाके आया, 25 साल उस ग्लोरियस उस स्कूल के पूरे हुए, और उस स्कूल में से जो निकले, आपको आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट में काम करने वाले लगभग 15 बड़े ऑफिसर, 20 डॉक्टर और 13 इंजीनियर, कई प्रोफेसर, कई शिक्षक उस स्कूल से निकले। अगर ये नहीं हुआ होता, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का स्वप्न अगर एक आर्मी ऑफिसर ने अपनी जीत के हिसाब से नहीं किया होता, तो ये सारे लोग या तो कहीं दीवार पे लटके हुए होते या नीचे जमीन में होते, क्योंकि सबके हाथ में AK-47 होती है और फिर वो चलता नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लिस्ट दूंगा। उन सारे स्कूलों में जाके मैंने देखा है, वहाँ के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं और हम बता रहे हैं कि बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। वहाँ के बच्चे जो हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं और हम बताते हैं कि जम्मू कश्मीर तो तालिबान है, जहाँ पे कोई फैशन डिज़ाइनिंग तो क्या ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ पे बिना बुरखे के चलते, हम बुरखे वाले बताते हैं। मैंने वहाँ पे पूछा, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे आई थी स्कूल में, वहाँ कॉलेजों में विजिट किया, कि बुरखा, कश्मीरी बुरखा नहीं पहनते। कौन कहता है? हमारे कश्मीरी सभ्यता में है ही नहीं, ओपन फेस रखते हैं वो। हम जितने आज़ाद ख्यालों के यहाँ पे अहमदाबाद में विचार करते हैं उतने ही वहाँ हैं। वो तो बाद के लोगों ने उस तरीके से उसे चेंज किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि जनवरी महीने में गया था, फरवरी में जनरली हमारी शिवरात्रि आती है। जम्मू कश्मीर का सबसे प्रमुख जो त्योहार है वो महाशिवरात्रि है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। हेरात कहते हैं वहां पर, अजय जी सही है, महाशिवरात्रि है। और वहां पे कश्मीरी पंडित, आज भी महाशिवरात्रि वहां पे धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन आपने आज दिन तक न किसी अखबार में न किसी टीवी में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि का मनाई जा रही है, ऐसा आपने नहीं देखा होगा।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो चश्मा, जिस चश्मे से आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख दिखाया जा रहा है, उस चश्मे में खोट है। इसलिए यहां पे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आर्मी की शालाओं की मैं बात कर रहा था, हमीरपुर की पाइनवुड स्कूल, इसके बाद में आर्मी गुडविल स्कूल है पोथा में। यहाँ पे हर रोज राष्ट्रगान गाया जाता है। यहाँ के स्कूलों में एनसीसी चलती है बकायदा। जैसे एनसीसी हमारे यहाँ पे लाल दरवाजा में अपने यहाँ पे होती है, मिठाकली 6 रास्ते पे, उसी तरीके का हेडक्वार्टर वहाँ पे भी है। वहाँ के बच्चे भी हर चीज़ करते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। एजीएस बड़कुट करके एक स्कूल है, वो हंदवाड़ा में। अब वहाँ पे अब की बार मैं जब गया, पहले जब मैं जाता था तो मुझे आर्मी के लोग कहते थे कि अब यहाँ से ध्यान रखना, ब्लैक विलेज आ रहा है, ब्लैक विलेज। तो मैं उनको पूछता था ब्लैक विलेज क्या है, तो सब पहना देते थे आर्मर, हम बड़ी सी गाड़ी में, बस अब ब्लैक विलेज है, यहाँ पे कभी भी गोली चलती है, यहाँ पे मेजरली हॉटस्पॉट है टेररिस्ट गतिविधियों का। अब की बार मैं उन्हीं इलाकों में फिर से गया तो आराम से घूमे, ना कोई आर्मर है, ना कोई किसी तरीके का वो चीज़ है। मैंने कहा वो ब्लैक विलेज क्या हो, बोला वो वाइट हो गया। तो ये अंतर है। आज जो ब्लैक विलेज, डार्क विलेज हम बोलते हैं, वो ऐसा कोई ब्लैक विलेज डार्क, हाँ थोड़े बहुत स्पॉट आज भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारी आर्मी वहाँ पे काम कर रही है, वो या तो सरेंडर करवा देगी या फिर ज़मीन में नीचे उनको अच्छी चीर निंद्रा दे दी जाएगी। तो ये स्कूलों में जो काम हो रहा है वो मैं आपको ये बता रहा था। दूसरा कि वहाँ के लोगों को शुरुआत से ही भारत पसंद था, भारत पसंद है और भारत पसंद रहेगा। वहाँ के लोगों के अंदर बिल्कुल भी भारत विरोधी कोई भावना नहीं है, वो भरी गई है। जो ब्रेन वॉश करने के लिए वहाँ से फंड आया, आज से 70 सालों से जो चीज़ आ रही थी, जैसा कि साहब ने बताया था कि किस तरीके से फंडिंग आ रही थी और किस तरीके से ये चीज़ चल रही थी, तो उस तरीके से एक ब्रेन वॉश किया गया। एक बहुत ही खतरनाक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ऐसा है कि मैं वहाँ पे लगभग 15 आतंकवादियों से मिला। ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में सरेंडर किया है, और उनसे जब मिला और उनसे मैंने लगभग, मेरा स्केड्यूल नहीं था लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करके मैंने कहा इनसे मेरे को बात करने दो, आतंकवादी बने कैसे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा बोला, मैंने कहा वहाँ पे आतंकवादी बनना, आतंकवादी शब्द वहाँ नहीं है, वहाँ बोलते हैं हथियार उठा लिया। तो हथियार उठा लिया मतलब हम किसी के लिए लड़ते हैं, हमारे हक के लिए, तो हम कहते हैं हम हथियार उठा लिया। तो वहाँ पे ये सिखाता है कि कश्मीर के आपको लड़ना है, वहाँ पे हथियार आपने उठा लिया। तो वहाँ पे जब एक आतंकवादी को मैंने पूछा कि भाई हथियार क्यों उठाया, तो उन्होंने बोला कि रात को आर्मी वाले आए और मेरे अब्बा जान को मार दिया और हमारा सब कुछ लूट के चले गए। फिर दूसरे दिन एक मौलवी साहब आए, उन्होंने बताया कि ये तो अब हथियार उठाना पड़ेगा, अब तेरा कर्तव्य है, तेरे पिता को मार दिया है, अब तू इसका बदला लेगा। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी हरकत नहीं की, आर्मी वालों ने आपके पिताजी को मार दिया, तो फिर आपने हथियार रख क्यों दिया। बोला कि बाद में पता चला कि जो मारने वाला था वो ही टेररिस्ट था, लेकिन उसने इंडियन आर्मी का ड्रेस पहना और उसके बाद में आके बोला कि हम आर्मी से हैं और मार दिया। तो एक बहुत बड़ा वर्ग वहां पे, उनको ये नहीं पता है कि टेररिस्ट कौन है, आर्मी कौन है। लेकिन अब जिस तरीके से गतिविधियां आगे चल रही हैं तो वहां के लोग बता देते हैं कि ये आर्मी वाला है और ये नहीं है। जिस दिन हम गए थे उसी दिन एक कॉल आया और वहां पे तुरंत एक क्यूआरटी की टीम ने आगे मूव किया था। वहां पे एक गांव के बंदे ने बता दिया कि यहां पे छुपे हुए हैं और रात भर एनकाउंटर चला। अब लोकल कश्मीरी लोग फोन करके बताते हैं कि यहां आया है, और इसीलिए जो अभी ऑपरेशन ऑल आउट चला है या जिस तरीके से साफ सफाई हो रही है, 300-350 लोगों की हो चुकी है, वो कश्मीरी लोगों की मदद की वजह से हुई है। उसमें कोई दौर नहीं है कि लोकल इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी के साथ, भारत देश के साथ में वहां पे काम करता है। एक बंदा मुझे मिला जो बहुत ही शिद्दत के साथ में हमारी सबकी सेवा कर रहा था, और ये लाऊं वो लाऊं, वो खुश था। वो मैंने जस्ट ऐसे पूछा, भाई आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैंने भी हथियार उठाया था लेकिन अब मैं आर्मी के साथ काम कर रहा हूं। मैं आश्चर्य हो गया कि मतलब एक भूतपूर्व आतंकवादी आज इंडियन आर्मी के यहां पे पोर्टर है।
तो वो वहाँ पे पानी पिला रहा है, चाय पिला रहा है। मैंने कहा, तो उन्होंने कमांडर साहब ने बताया कि ऐसे तो बहुत है, 15-20 लोगों को बुलाया। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने सरेंडर किया और आर्मी के साथ काम कर रहे हैं, और पूरी यूनिट है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया, लोगों के अंदर जो मानसिकता जो बैठ गई थी उसे खत्म करने का, और ये वही लोग कर रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक सीबीएस खरू करके वहां पे बहुत बड़ा एक आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है। वो पूरा एरिया डार्क विलेजों से भरा हुआ था, सो कॉल्ड, आज व्हाइट विलेजेस हो गए। वहां पे टेकरी पे एक माता जी का मंदिर है, खरू पे एक ही पंडित है पूरे जिले में, लेकिन वो पंडित आज के डेट में किसी वीवीवीआईपी से कम नहीं है। एक है, मां का मंदिर है ऊपर टेकरी पे, और वो किसी भी वीवीआईपी से कम नहीं है। उसका सम्मान उतना ही है जितना बहुत वहां का चीफ मिनिस्टर अगर आ रहा है तो वो, लेकिन वहां पे उसको गार्ड लेके आना पड़ेगा, यहां पे वो बिना गार्ड के घूमता है। ये नया कश्मीर है। कुछ बच्चे, हमने बहुत सारे इसमें फोटोग्राफ क्लिक किए हैं जिसके अंदर बच्चे चॉकलेट खिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं। बच्चों के साथ आर्मी के जवान खेल रहे थे फुटबॉल एक जगह पे। वो जगह का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। साहित्य इतना सारा लेके आया हूँ कि मैं खुद यहाँ पे बैठ के कहाँ से शुरुआत करूँ। तो वहाँ पे शुरू, वन डे विद कमांडर टीम ऐसा करके एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। तो दूर दराज में जहाँ विलेजेस हैं, जहाँ पे पता नहीं है खेल क्या है, तो ये आर्मी के जवान फुटबॉल, क्रिकेट की किट, ये सारा टेबल टेनिस के बोर्ड, ये सब कुछ लेके जाते हैं और वहाँ पे ये शुरुआत होती है। आश्चर्य होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है। भारत का झंडा लहराया जाता है, हर बच्चे के हाथ में झंडा होता है और फिर जन गण मन गाया जाता है। भारत माता की जय के नारे लगते हैं। ये मैं कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऐसे गांवों से बोल रहा हूं जहां पे वो भारत माता की जय जोर से बोले तो पाकिस्तान में सुनाई दे। ऐसा इतना आमने सामने ऐसे जगहों पे भारत के झंडे वहां पे लहराए जा रहे हैं, और ये मेरी आंखों देखी है। और इसके ऊपर मैंने इतने दिनों में पूरी वेब सीरीज बनाई है, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में मैं उसे रिलीज करूंगा, आप देखना कि सच में क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब मैं एक और चीज जाऊंगा, चिनार नौजवान क्लब। इसके बाद आप गूगल में सर्च करोगे, कोई मीडिया नहीं बताएगा। ये चिनार नौजवान क्लब है वहाँ। यहाँ पे नौजवानों को अलग अलग स्किल दी जाती है। सबसे बड़ा चिनार नौजवान क्लब का सबसे फेमस चीज क्या है पता है आपको? आपको आश्चर्य लगेगा मैं बताऊंगा तो। उनका बैंड, कश्मीर में म्यूजिक, कश्मीर में संगीत, कश्मीर में बैंड। कुपवाड़ा जैसे जगहों पे सबसे बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था अभी दिसंबर में, और वहां के बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जितने भी सिंगर थे जो मुंबई में आ गए थे, कश्मीरी सिंगर, उन्होंने परफॉर्म किया। तो वहां पे पूछा कि भाई इतने दिनों से परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे थे? यहां पे तो बोला जाता है कि म्यूजिक हराम है। बोला म्यूजिक हराम होता तो हम ये क्यों करते ही? मैंने कहा इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? इतने दिन से इसलिए नहीं कर रहे थे कि अगर उन्होंने कोई कॉन्सर्ट किया तो रात में उनका खात्मा हो जाता था। अब उनको भरोसा है, अब वो अपने घर में आराम से पूरा कॉन्सर्ट करके घर में जाके सो जाते हैं। उनको पता अब कोई नहीं आने वाला उनको मारने के लिए। तो एक डर बनाया गया था, वो डर खत्म किया है। ये नया कश्मीर है। तो ये बारामूला के कई बच्चे वहाँ पे आते हैं, और मेजरली पहली बार मैं जब गया था यहाँ पे, तो उन्होंने, मैं उनका एक इंटरव्यू दे दो, ऐसे करना पड़ता है, एक इंटरव्यू दे दो, आप क्या करते हो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। अब की बार मैं जब गया तो हम बोलेंगे। मैंने कहा ये नहीं बोलेंगे से बोलेंगे कैसे हो गया? उन्होंने बोला कि पहले डर होता था, अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर बोलते थे तो गाँव में जाने से या तो मार पड़ती थी, या फिर घर में नुकसान होता था, या टेररिस्ट आके घर उड़ा देते थे। अब ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, बैंड के बाद में वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं बच्चे, वहाँ पे टी शर्ट्स के ये सब हो रहे हैं, कप के ऊपर प्रिंटिंग शुरू कर रहे हैं, और सारे इक्विपमेंट वहाँ पे बनाए, और सारे लोग अपना आजीविका अपनी वहाँ पे उनको मिल रही है, और वो लोग अच्छे से काम करना चाहते हैं। कश्मीरी यूथ बहुत इंटेलिजेंट यूथ है। शायद बुद्धि के उसके अंदर, ज्ञान के अंदर, या क्विक
एक्सेप्टेंस कोई चीज़ हो, वो कश्मीरी लोगों में बहुत देखी है मैंने। शायद भारत में हम ऐसा कहते हैं कि केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ही ऐसे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। कश्मीर का इंटेलिजेंस देखा ही नहीं है आपने। जम्मू कश्मीर का इंटेलिजेंस आला दर्जे का है, बहुत ही बुद्धिशाली लोग हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिला और ऑलवेज उनको एक रियल स्ट्रीम से नीचे रखा गया, उनको कभी ऊपर आने ही नहीं दिया। हर तरीके से सिर्फ वहम फैलाया गया। इसकी वजह से कश्मीर आज लोगों के दिमाग में एक अलग छाप रखता है। अब मैं और चीज़ आपको बताऊंगा, जो मेरे ये कुछ चीज़ें मैं आपको मेरे अपने खुद के अनुभव में आपको बता रहा हूं। एक डीफ एंड डम छोटा सा बच्चा 12-13 साल का होगा अब, लेकिन जब था तब बहुत छोटा था, 6-7 साल का था। तो वो आर्मी की गाड़ियों में चल रहा था और उसके साथ में एक ऑफिसर हमेशा चल रहा था, वो कहाँ पे भी जाए वो साथ में। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार देखा कि एक सिविलियन, वो भी कश्मीरी सिविलियन, आर्मी के कैंप के अंदर। इम्पॉसिबल है, इतना अंदर कैसे आ सकता है कोई। तो उन्होंने बोला कि ये आर्मी ऑफिसर ने इस बच्चे को दत्तक ले लिया है। क्या दत्तक? आर्मी ऑफिसर के वहाँ पे कैंप में रह रहा है, डीफ एंड डम बच्चा है। तो मैंने वो आर्मी ऑफिसर को पूछा, मैंने कहा ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे दत्तक लिया? उसने बोला कि हम एक ऑपरेशन पे गए थे और जहाँ पे हमने ऑपरेशन करके जहाँ पे हमने टेररिस्ट को मार गिराया था, हम जब वापस लौट रहे थे तो एक बच्चा वहाँ पे कोने में बैठ के बहुत रो रहा था। तो हम तो निकल रहे थे, वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस अपने हाथ में केस लेती है और वो सारा चीज़ करती है, आर्मी का काम हो जाता है वहाँ पे। इसने देखा कि बच्चा रो रहा था, उसको पूछा भाई क्या है, तो पता चला कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनको टेररिस्ट ने मार दिया था, बच्चा अब अनाथ है। उस बच्चे को आर्मी ऑफिसर अपने साथ ले आया, आर्मी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया कि इस बच्चे को मैं गोद लेना चाहता हूं। और ये बच्चा, आज वो बच्चा 12-13 साल का है, डीफ डम स्कूल में पढ़ाई करता है, अव्वल दर्जा लाता है, 80-90% उसके परसेंटेज आते हैं, वो ड्यू टू एक आर्मी ऑफिसर के। और भारत सरकार ने उसे अप्रूव भी किया कि नहीं, इनको आप कर सकते हो। तो ये कोई नहीं बताएगा, ऐसी कहानियां आनी चाहिए, मीडिया में आनी चाहिए, रोज आनी चाहिए। ये मेरा हमेशा का कहना है, जिससे पता चले कि कश्मीर क्या है और वहां पे काम क्या हो रहा है। और मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी बात हुई थी गुज्जर बकरवाल, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आप वहां पे कह सकते हैं, बकरवाल कम्युनिटी। अब बकरवाल कम्युनिटी को मैं थोड़ा सा आपको एक कि कितनी ज़रूरी है हमारे देश के लिए कम्युनिटी, उसका एक छोटा सा दाखला देता हूँ। 1999 में जब करगिल वॉर हुआ था और जब पाकिस्तानी आर्मी ने तोलोलिंग तक पहुंच गए थे, द्रास सेक्टर में, वहां तक हमको ये पता नहीं था कि पाकिस्तानी इतने अंदर घुस चुके हैं। अगर गुज्जर बकरवाल का एक लड़का आके इतनी बर्फ में वहां जाके अलर्ट नहीं करता तो शायद कारगिल आज हमारे पास नहीं होता। तो ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जो जम्मू से लेके कश्मीर तक सिर्फ वो जमीन पे नहीं चलते, वो सिर्फ पहाड़ों पे चलते हैं और उनके बकरियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो पे चलते हैं और वो हर चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या क्या गतिविधि हो रही है। आज हमारे पास में ड्रोन्स हैं, आज हमारे पास में सर्विलेंस इक्विपमेंट बहुत तगड़े हैं, आज हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है। तब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और आज भी बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इम्पॉसिबल जगह है वो। लेकिन वहां पे ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी हमारी भारत की फौज के लिए आंख और कान है। ये सारे लोग हमको वो सारी चीज बताते हैं कि कहां पे क्या गतिविधि चल रही है। गुज्जर बकरवाल के एक घर में विजिट करने की मैंने इच्छा जताई कि मुझे कैसे भी उनके घर ले जाओ। होता यह है कि आर्मी वालों को लगता है अब इतने दूर से आए हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से, तो कहाँ इनको इतना घुमाएंगे, तो वो अपने कैंप में ही बुला लेते हैं, आ जाओ। तो लास्ट टाइम जब मैं गया था तो एक कैंप से बुलाया था, तो शाम हो गई, तो मैंने उनको पूछा कि यार अभी तक नहीं आए वो आपके गुज्जर बकरवाल। तो उन्होंने बोला कि बड़े गुस्से में आर्मी वाले ने बोला आप तो आ जाते हो कैमरा पकड़ के यहाँ पे, आपको पता है क्या कि वो कहाँ से आता है? तो मैंने बोला कहाँ से आता है? उसने बोला कि 15 घंटे पहले चला है, अब पहुंचेगा। और मेरा एक जवान गया है 15 घंटे से उसको लेने के लिए।
मैंने कहा 15 घंटे, तब गिल्टी फील हुई यार, तो बड़ा वो कर दिया है। अब की बार मैं वापस गया, मैंने बोला कि अब 15 घंटे हम चलेंगे। हम गए 15 घंटे, 3 नदियां क्रॉस की, 3 बड़ी पहाड़ियां, सब पैदल, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब उनके घर पे हम पहुंचे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो गुजर बकरवाल की फैमिली, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ रोड खत्म होता है उसके बाद आपको 3 नदियाँ क्रॉस करनी है, 2 बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, जंगल और कहीं टेकरे पे उसका घर है। वहाँ पे बच्चों के हाथ में किताब थी, बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चा दौड़ के, एक जो वहाँ का लोकल आर्मी कमांडर था, उसको आके ऐसा गले लग गया और उसने बोला बैठो बैठो, कश्मीरी लैंग्वेज में उन्होंने बोला बैठो यहाँ पे, और फिर उनको कावा पिलाया। अब उनको मैंने बोला कि क्या है, इतनी खुशी क्यों है? तो उन्होंने बोला कि ये साहब ने इसको ट्रेनिंग दी थी और अभी इसका सिलेक्शन हो गया, इसके अंदर आर्मी की जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पास हो गया, अब इसकी संपूर्ण जवाबदारी इधर जाएगी, अब मेरा बेटा भी ऑफिसर बनेगा। तो मैंने बोला कि ये क्या चीज़ है? फिर उन्होंने मुझे ले गए कि हम ये गुजर बकरवाल की कम्युनिटी में ऊपर तक जाते हैं, उनको राशन पानी देते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और हमने उनको कभी नहीं कहा कि अपना घर बार छोड़ के नीचे आ जाओ। वो जहाँ है, जहाँ रहना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, वहाँ के बच्चे आर्मी के स्कूल में पढ़ते हैं नीचे, और रेजिडेंस स्कूल में पढ़ते हैं। उनको पढ़ा लिखा के उनको बड़ा बनाने की संपूर्ण जवाबदारी इंडियन आर्मी ने ली है। तो वो बच्चा मिठाई खिलाने के लिए वहाँ पे आया था, उसका मैंने इंटरव्यू लिया जो मैं आपको बताऊंगा आगे, और उसने बताया कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उसको लेके गए और फिर वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी रही है। ऐसे गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो हमारे लिए भी इतने ही ज़रूरी है और उनके लिए हम ज़रूरी है। ये गुजर बकरवालों की स्टोरी कोई नहीं बताएगा, ये मीडिया को बताना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। मतदान पे मैंने बहुत अच्छा चैप्टर तैयार किया था, लेकिन अजय जी ने बहुत अच्छा, मेरे से अच्छा उन्होंने बता दिया, इसलिए उस पर अपन नहीं जाएंगे। पोर्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पे ये सारा काम होता है। एक ऑपरेशन मदद वहाँ पे चलती है, अब वो फ्लड हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, बर्फ़ के तूफान हो, घर के घर ढक जाएं, पानी का बहाव हो, आप वहाँ पे देवदूत बन के इंडियन आर्मी जाती है। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि वो देवदूत हैं ऐसा हमको यहाँ बोलना पड़ता है, वहाँ के लिए तो हैं ही, तो वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनके लिए देवदूत है ही, और उनके लिए भारत माता की जय ही है। 18 LOC के छोटे छोटे गांव की तस्वीर मैं आपको बताऊंगा, जहां पे बच्चे बूढ़े सारे लोगों के साथ में मैंने वहां पे झंडा लहरा के भारत माता की जय करवाया, और सबने खुशी खुशी किया है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, उनको पता है कि वो भारत का ही हिस्से है। लेकिन ये अलग तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया गया, और ब्रेन वॉश कैसे कैसे करवाया गया है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। करामत अली खान कुंदर धान गांव का एक बंदा है जिसे सेना द्वारा प्रशिक्षित करके नगरोटा के आर्मी स्कूल में वो भर्ती हुआ। अब्दुल शकूर करामत अली के पिता हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे गांव में पहली बार कोई लड़का स्कूल गया था, पूरे गांव में इतने सालों से मात्र पत्थर पकड़ाना सिखाया होगा तो बच्चे पत्थर ही फेंकेंगे ना। अब हाथ में कलम और चौपड़ी आई है, तो अब आगे देखिए आप क्या करते हैं वहाँ के बच्चे। खेल कूद में बहुत आगे हैं वहाँ के बच्चे, अगर उनको अच्छे प्लेग्राउंड्स वगैरह मिलें। लेकिन पहले प्लेग्राउंड में अगर मालूम पड़ा कि यहाँ मैच है तो बम फूट जाता था, कैसे खेलेंगे, इसलिए डर होता था। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया इंसान से मिलाता हूँ जिसको हमने श्रीनगर में, हम जाते जाते हम जा रहे थे और मैंने कहा कि यार ये बहुत हो गया ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, अभी थोड़ा टूरिस्ट प्लेसेस के हिसाब से घूम के आते हैं। तो एक बंदा मिला, हमने गाड़ी थी हमारे पास, छोड़ दी, एकदम लोकल गाड़ी वाले को पकड़ा और मैंने मेरे कैमरामैन को बोला, मैंने कहा एक काम करना कि यहाँ पे अब अपन डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं टू अ कश्मीरी जो बिजनेसमैन है, उसकी आजीविका चलाता है। मैंने कहा एक कैमरा चालू करके तू रख दे, क्या करना है वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैंने उस ड्राइवर को नहीं बताया कि हमने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब मैं बातों बातों में, पत्रकार हैं, थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है, तो करना शुरू कर दिया। आप बिलीव करेंगे, पहली बार किसी ने चकमा दिया और वो चकमा मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो ड्राइवर साहब से हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप कैसा लग रहा है? कि क्या बोल रहे हो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अभी ये 370 गया, अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, धंधा बहुत अच्छा से चल रहा है। हम तो भारत के आभारी है कि अभी उनको अक्ल आई कि हमको पूछा कि हमको क्या करना है। उन्होंने बोला कि हमको आज दिन तक किसी ने पूछा ही नहीं था कि हम क्या चाहते हैं, हमें तो सिर्फ बोला गया कि ये करो। अब हमको किसी ने पूछा है कि हमें क्या करना है। तो वो एक टूरिस्ट कैब चलाने वाले आदमी ने सबकी पोल खोल दी, और मैं अब दावे के साथ यहाँ पे पब्लिक फोरम पे बोलता हूँ, मैं उसका अनकट चीज चलाऊंगा, क्योंकि उसने जो दिल की बात बोली है और एक एक नेता की जो उसने पोल खोली है वो सुनने लायक है, सुनने लायक है। उसने सब बताया, इस नेता ने ऐसे किया, सेपरेटिस्ट ने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, टूरिज्म की कैसे उसने बोला कि जो टूरिज्म हम डेवलप करना चाहते थे वो टूरिज्म आज हमारा खत्म हो गया है, फिर से रास्ते पे आएंगे हम इन लोगों की वजह से। लेकिन अब टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे टूरिज्म का बिजनेस अच्छे से चल रहा है, और वहाँ पे एक वो स्टेट ऐसा है जहाँ पे सिर्फ टूरिज्म चल सकता है आज के डेट में। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आएंगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, कुछ लोग और जाएंगे और वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे तो काम होगा। बाकी जो वहाँ पे फार्मर हैं तो वो फार्मर उतनी ही फार्मिंग कर सकते हैं जिससे उसका घर चले, वो बेच नहीं सकता उसे। केसर हम कहते हैं कश्मीर में तो केसर उगता है, और सबके घर में थोड़ा केसर उगता है, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे केसर उगता है और वो चीज़ वहाँ पे होती है। एप्पल, अब ये हुआ कि क्योंकि टेररिस्ट गतिविधियां इतनी सारी बढ़ गई कि कश्मीरी एप्पल आया ही नहीं, हिमाचली जो एप्पल है वो मार्केट में फैल गया, तो वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। अब लोगों को पता चल रहा है, अब वहाँ के कश्मीर के एप्पल हमारे तक आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं इस मंच से बनास डेयरी के चेयरमैन हैं शंकर भाई चौधरी, उनको यहाँ से मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं पता हो, ये मीडिया में नहीं आती ये सब चीज़ें। वो उन्होंने वहाँ पे बनास डेयरी का हनी जो है उसका प्लांट वहाँ कश्मीर में लगाया है, वहाँ पे हनी निकाल रहे हैं। अब ये हनी कौन सा है? ये एक ऐसा हनी है जो पूरे विश्व में सिर्फ कश्मीर में ही मिलता है। वहाँ के ही पलाश में से वो एक अनोखी मधुमक्खी है, वही वो चीज़ निकालती है और वहीं से वो हनी निकलता है। वो हनी विश्व के किसी भी कोने में नहीं निकलता है, और वो हनी मैंने टेस्ट किया है, हमारा हनी और उस हनी में बहुत अंतर है। तो अब जहाँ पे हनी के चीज़ लग रहे हैं, लोगों को सिखाने के लिए सारे काम है वहाँ पे किए जा रहे हैं। मिलिटेंसी के शिकार हुए परिवारों में मैंने लगभग 11 परिवारों से मुलाकात की जो मिलिटेंसी के शिकार हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनका सारा ख्याल अब भारत सरकार रख रही है वहाँ पे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में कुर्बानियाँ दी हैं। वो परिवार है जिनका बेटा पुलिस में भर्ती हुआ तो उसको मार दिया, वो कोई आर्मी में गया तो उसको भर दिया, किसी को ये हुआ तो उसको मार दिया, किसी का घर जला दिया, किसी का ये कर दिया। लेकिन आज वो सारे लोगों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया है, और उनका रिहेबिलिटेशन देख के लोगों के अंदर एक भावना आई है कि नहीं, हम इनके साथ हैं और ये इस तरीके से करेंगे। अब ऐसी जगह मैं आपको बताता हूं, एक खास व्यक्ति से मैं वहां पे मिला। उसका एक हाथ नहीं, उसका एक पांव नहीं, और एक आंख नहीं, और कान से उसको सुनाई नहीं देता है। पूरी तरीके से डैमेज्ड बच्चा, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 16-17 साल का होगा अभी। और मैंने उसका मतलब उसकी जो वो था, वो दिव्यांग, उसको देख के हमें लगा कि यार ये कैसे जिंदा रहा होगा। तो उसको जस्ट पूछा कि भाई क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हम LOC के पास के विलेज में रहते हैं, दोनों तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ और गोले हमारे घर गिरे, हम सब सोए थे और बमबारी हो गई और ये सब कुछ हो गया। का अब क्या करता है? तो उसने बोला, सुनना ध्यान से, उसने बोला कि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल की बस का ड्राइवर हूं। मैंने कहा बस का ड्राइवर? इम्पॉसिबल है, कैसे बस चला, वो भी बच्चों स्कूल की बस का बस ड्राइवर, और वो भी पहाड़ों में, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, एक आंख नहीं है और सुनाई नहीं देता है। उसने बोला कि आओ मैं आपको मेरी गाड़ी में ले जाऊं। उसकी गाड़ी इस तरीके से मॉडिफाइड करके दी है आर्मी ने कि वो आसानी से गाड़ी, और मैं उसकी बस में बैठ के घुमाया,
ये चेंजेस मैं आपको जो छोटे छोटे उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सेलिंग अफेक्टेड विलेजेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे। हमको तो यहाँ पे जब आता है तो क्या देखते हैं हम टीवी में, अरे वहां से एक गोली चली हमने 2 गोले दाग दिए, वहां से ऐसा हुआ हमने ऐसा कर दिया। अरे भाई दोनों तरफ से हो रहा है बराबर है, एक गोली का जवाब हम एक गोले से दे रहे हैं, लेकिन जो वहां पे गांव है गोले गिरते तो उन्हीं के ऊपर है। तो उनका क्या, ये न किसी ने बताया न किसी ने उनके बारे में सोचा, लेकिन अब सरकार सोच रही है। उनके घरों को बंकर के रूप में तब्दील किया गया। अब गोले अब भी गिरते, ऐसा नहीं गिरते, लेकिन गोला ऊपर गिरता नीचे सेफ है। ये गांव के गांव बंकर बनाए गए हैं। एक गांव में सायरन बज जाता है, सारे लोग बंकर में चले जाते हैं और फिर शेलिंग होती है, बमबारी होती है, गोलियां चलता है, लेकिन किसी की मौत अब नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम उसका आंकड़ा हो गया है। तो ये सारे काम 70 साल से होने चाहिए थे, नहीं हुए, अब हुए हैं। ये सारे चीजें एक नए कश्मीर की तरफ ले जाती है हमको, ये सारी बातें नए कश्मीर की तरफ ले जाती हैं। भारत सरकार ने आर्मी के साथ मिलके वहाँ की पुलिस की भर्ती हो, आर्मी की भर्ती हो, वहाँ पे ये सारे जितनी भी भर्तियां होती हैं, या यूपीएससी के तालीम केंद्र, ये सारे तालीम केंद्र खोले हैं। हर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट तालीम केंद्र है। अब वहाँ के बच्चों को तालीम दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका फिजिकल के लिए, उनकी जो थ्योरी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स की सारी प्रिपरेशन वहाँ पे अभी की जा रही है। अब आखिर में मैं आपको, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ही मैं कहीं मेरे रंग में मैं रंग जाता हूँ जनरली ये टॉपिक आता है तो। अब थोड़ी सी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब सच में जैसे साहब ने बताया था अपनी की नोट्स में, वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा नफरत किसी से है तो पाकिस्तान से है, सबसे ज़्यादा नफरत। और मैं जनवरी महीने में की बात बता रहा हूँ, इतना बड़ा प्रवास करने के बाद में, दे रियली हेट्स पाकिस्तान। अब जब मैंने एक जन को पूछा कि भाई तुम पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हो, आप तो कश्मीर में बैठे हो, बोला नंगा है, हमें क्या देगा। ये वहाँ के लोगों का एक माइंडसेट है और ये सही होना चाहिए, और ये सत्य है कि पाकिस्तान उनको क्या देने वाला है। तो मैंने कहा अभी तक क्यों पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान हो रहा था, बोला कि कोई ऑप्शन नहीं था। अब भारत माता की जय बोल सकते हैं, पहले नहीं बोल सकते थे, लेकिन पहले से बोलना तो था ही। ये रियल कश्मीर है बिल्कुल। दूसरा एक मैं आपको चीज एक बताना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी अजय देवगन की, पता, दृश्यम। उसमें वो लोग पूरा सीन क्रिएट करते हैं, जैसा बताया जाता है वैसा ही उसको सामने वाले को याद रह जाता है। कश्मीर एक दृश्यम फिल्म की तरह देखता हूं मैं, जैसा हमको भरा जाता है हम दृश्यम हो जाते हैं। ये दृश्यम की कड़ी को तोड़ना होगा और रियल कश्मीर लोगों तक पहुंचाना होगा। ये बहुत बड़ा एक टास्क जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के माध्यम से हम कर सकते हैं, आप कर ही रहे हैं। इससे पब्लिक तक कैसे जाए, इसलिए मास मीडिया का सहयोग बहुत ज़रूरी है। असली पिक्चर सरकार क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ का बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है, वो आपके क्या काम आ सकते हैं, आप उनके क्या काम आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक फोरम में जन जन तक पहुँचेगी, तभी हम जो आज जम्मू कश्मीर को ऐसा अलग से ऊपर से देखते हैं। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत बड़ी सी कॉलेज थी, वहाँ पे इसी तरीके का मेरा कोई लेक्चर था। तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने जम्मू कश्मीर का ऐसा मैप वहाँ पे लगाना था। तो उनको कॉल आया उनके हेड का, अरे भाई इधर आ, तूने चेक किया मैप? उसने बोला कि क्या हुआ? बोला ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, मैप वाला चैप्टर हटा दो। मैंने उनको पूछा वहाँ पे क्यों हटा दो? बोला कि बुरा मत मानना, हम कॉलेज चलाते हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर का एक्चुअल मैप कौन सा है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये मैप बताया जिसके अंदर से वो पीओके वाला अगर मैंने पाकिस्तान में बताया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी और उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर मैंने वो वहाँ पे बता दिया तो कहीं कोई ऐसा ना बोले कि ये मैप तो खोटा है, ये कैसे लगा दिया। तो बोला कि ऐसे कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ने की वजह से ही हम मैप को हटा देते हैं। अब यही चीज़ जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कई पाठ्य
पुस्तकों में आज भी हमारे जम्मू कश्मीर का भारत का मैप खोटा है। आज भी ऐसा कान काट देते हैं हम, हमारा ही कान काट देते हैं। क्यों काट देते हैं भाई? वो हमारा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। अब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान ऐसे कैसे हो सकता है ही नहीं। यही तो कारण है कि वहां IB नहीं है, वहां पे किसी तरीके का हमने फेंसिंग नहीं किया है। जम्मू के पूंछ सेक्टर तक अगर हम देखें, राजौरी वगैरह वहां तक हम देखेंगे तो वहां पे IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पे फेंसिंग लगी हुई है। फिर बाद में पूरे LOC शुरू हो गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब उसके आगे पाकिस्तान नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे LOC के आगे अब गांवों में अब हिंदुस्तानी रहते हैं। अभी जनवरी में ऐसा मैं देख के आया हूं। अब एक बड़ी चीज जो मैं आपको यहां पे खास आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक की तो ग्राउंड जीरो रियलिटी बताने के लिए बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जिससे ये चीज़ दूर हो, प्रशासन के अंदर भी और लोगों के अंदर भी। तो सबसे पहले तो हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सही मायने में जम्मू कश्मीर का अध्ययन कराना, एक पार्ट जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। हम सब प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हैं, सारे स्कूलों में भारत के राज्य और उसके बारे में तमाम चीज़ों की माहिती हमको बचपन में स्कूलों में ही सिखाई जाती है। वो पाठ्यक्रम को देख के जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल चैप्टर डाल के उसको बताना चाहिए कि ये आप कर सकते हैं, और वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनका कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि जम्मू कश्मीर है क्या। दूसरा कि जो ऑलरेडी बड़े हो गए हैं या जो यूथ है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस में और यूथ के लिए कंपटीशन होना चाहिए, और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कराना चाहिए उनका, और उसके बाद अच्छी प्राइज देने। देखिए, बिना प्राइस के कंपटीशन कराएंगे तो लोग कम आएंगे। ये थोड़ा सा खर्चा करके अच्छी सी प्राइज रखा के आप कंपटीशन कर सकते हैं और उनको आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और उनको आज का यूथ चाहता है, आज का कॉम्पिटिटिव युग है, हम कहते हैं कंपटीशन का जमाना है। बच्चों को अगर बताएंगे कि ये इसके ऊपर ये कंपटीशन हो रहा है, इसके ऊपर राइटिंग हो रही है, इसके ऊपर सवाल जवाब हो रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, इस बड़े अधिकारी से या इस बड़े मंत्री से या इस बड़ी संस्थान से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ये राशि भी मिलेगी, तो मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन होगा और इस तरीके के कंपटीशन हमको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे करने चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो संस्कृति है या जम्मू कश्मीर में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उनका बड़े पैमाने पे जनरली क्या होता है, अभी हमने भी बहुत इतने सारे चैनल चलाए, तो मुझे शिवरात्रि के दिन क्या बताना पड़ेगा, सोमनाथ की आरती, बाबा विश्वनाथ की आरती, एक महाकालेश्वर की आरती बताऊंगा, और एक मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी एक शिव टेम्पल है, उसका भी हमें आरती बताना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का शिव टेम्पल सुनने में ही आश्चर्य लगता है बहुत सारे लेमैन को। हमको पता है वहां बहुत सारे मंदिर हैं, जाके आए, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनको तो पता ही नहीं है। तो शिव जो हैं, शिव भक्त कश्मीर का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वहां पे शंकर भगवान उनके इष्ट देव हैं और आज भी हैं। तो शिवरात्रि या श्रावण मास अभी चल रहा है, तो भगवान शिव का वहां पे भी अभिषेक हो रहा है, कोई दिखा दो। वायरल सोशल मीडिया का जमाना है, चैनल ना दिखाएं तो क्या हुआ, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का उपयोग करो और आप बताओ वहाँ पे कि वहाँ पे कैसे चीज़ें हो सकती है। लास्ट टाइम मैं इतना खुश हो गया, रिलायंस ने, जियो ने एक बीच में एक नोटिफिकेशन दिया कि अमरनाथ टेम्पल की दर्शन और आरती लाइव करेंगे। मैंने कहा ये चेंज है, इतने दिन से अमरनाथ यात्रा हो रही है, अमरनाथ यात्रा का शाइन बोर्ड है, ये बोर्ड पूरा बनाया गया है जो यात्रा कंडक्ट कराता है। आज दिन तक, और जब तक ये कोरोना हो गया तो सबको ऐसा मज़ा आ गया वहाँ पे कि जो राष्ट्र विरोधी है उनके भाई अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है। लेकिन वहाँ के कश्मीरियों को पूछो, अमरनाथ यात्रा इज देयर सीजन। अगर अमरनाथ यात्रा हम कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे कई लोगों के घरों में शाम का खाना नहीं बनेगा। हमारी अमरनाथ यात्रा चलती है, इसलिए वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, आजीविका बनती है, और ऐसे हजारों लोग हैं।
आप यहाँ से जम्मू से लेके अमरनाथ तक पहलगाम वाला रूट पकड़ो या फिर रामबारी वाला रूट पकड़ो, कोई भी रूट पे आप पकड़ोगे तो वहाँ पे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। और अमरनाथ यात्रा उनके लिए किसी सीज़न से कम नहीं है। वहाँ पे खच्चर वालों का रोज़गार, खाने पीने वालों का, होटल वालों का, टूरिस्ट वालों का, कैब वालों का, सब कुछ वहाँ से चलता है। तो ऐसी यात्राएं, ऐसी सांस्कृतिक यात्राएं और होनी चाहिए, कंडक्ट होने चाहिए, तो वहाँ के लोग हमसे बहुत ज़्यादा घुल मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊं, मैं जब कश्मीर जाता हूं और वहाँ पे जो कैब हायर किया और मैं कहता हूं मैं गुजरात से आया हूं, ये बस ख़त्म, मैं गुजरात से आया हूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बोला गुजरात से आए हो, मतलब मैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हूँ, क्योंकि गुजराती भाई हमारे सबसे ज़्यादा कश्मीर में घूमते हैं। तो उनके लिए कश्मीर के आवाम के लिए गुजराती लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये है। और दूसरा, मीडिया को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, उनको टीआरपी चाहिए, और वो बम ब्लास्ट, एनकाउंटर और पत्थर और भारत का झंडा लहराए का कोई नहीं दिखाएगा। हर जगह भारत का झंडा हुआ है, 15 अगस्त 26 जनवरी पे, हर स्कूल पे, हर पंचायत लेवल पे, हर जगह पे। मैं 26 जनवरी में मना के आया हूँ, एक गांव ऐसा नहीं था साहब जहाँ पे झंडा ना हो, हर जगह तिरंगा था। लेकिन लाल चौक पे तिरंगा है तो ही हमको तिरंगा है, बाकी कश क्या, लाल चौक अकेला थोड़ा पूरा कश्मीर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मैं 15 और 16 सेक्टर, यानी 15 बोलते हैं जम्मू सेक्टर, 16 बोलते हैं कश्मीर सेक्टर, एक और 18 सेक्टर है, वो हमारा लेह लद्दाख वाला है। वो समय की कमी की वजह से उस पर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आखिर में एक बात बोलता हूँ, लेह लद्दाख में जो लद्दाखी कम्युनिटी है, उनसे ज़्यादा देशभक्त आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अगर पूरे हिंदुस्तान में से देशभक्तों की लिस्ट बनाओगे ना, कि देश के लिए जान डालने वाला मैं एक सेकंड का पल नहीं गंवाते, वो लद्दाखी हैं। लद्दाख के लोग भारत को जितना चाहते हैं, या भारत के लिए मर मिटने की जो ख्वाहिश रखते हैं, ऐसी ख्वाहिश मैंने अभी तक मेरे 18 साल के करियर में किसी आदमी की नहीं देखी है। उसके बारे में कभी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, कहने को बहुत कुछ है, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे बुलाया और मैं अपने अनुभव साझा कर पाया। इसके ऊपर एक किताब लिखी है, थोड़े ही दिनों में मैं आपको आप तक पहुँचाऊँगा। शांति से पढ़ना, बच्चों को पढ़वाना, और एक वेब सीरीज़ भी रिलीज़ कर रहा हूँ, ये सारे अनुभव मैंने कैमरे में कैद किए हैं, तो वो आप देखना। भारत माता की जय।